कभी सोचा है कि गुलाम एक दिन सुल्तान बन सकते हैं? जी हां, आज हम एक ऐसे ही 320 साल लंबे विशाल साम्राज्य के सफर पर निकल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत। ये दास्तान है जबरदस्त महत्वाकांक्षाओं की, कुछ बहुत ही साहसिक प्रयोगों की और आखिर में एक शानदार पतन की। तो चलिए शुरू करते और हमारी इस पूरी कहानी का आधार हैं ये नोट्स। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम नहीं है, नहीं, इनमें छिपी हैं 5 राजवंशों और ना जाने कितने सुल्तानों की वो पूरी कहानी, जिसे हम एक एक करके परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे कुछ पूर्व गुलामों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि वही साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? इन्हीं दो सवालों के जवाब में ही तो छिपी है दिल्ली सल्तनत के उठने और गिरने की पूरी दास्तान। तो कहानी का पहला अध्याय है गुलामों से सुल्तान तक। और सच कहूं तो ये अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। मतलब जो लोग कभी खुद गुलाम थे, वो सुल्तान कैसे बन गए? आखिर ये हुआ कैसे? आइए जानते हैं। तो देखिए, नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन सल्तनत का जो असली ढांचा था वो खड़ा किया इल्तुतमिश ने, जिन्हें असली संस्थापक भी कहते हैं। और उनके बाद इतिहास ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक महिला शासक रजिया सुल्तान, और फिर आए बलबन, जिन्होंने अपनी मशहूर रक्त और लौह की नीति से इस नए साम्राज्य को कह सकते हैं कि चट्टान जैसी मजबूती दे दी। और हाँ, रजिया सुल्तान, जरा सोचिए, उस दौर में एक महिला का सुल्तान बनना, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। वो सिर्फ पर्दे के पीछे से हुक्म नहीं चलाती थीं, नहीं, उन्होंने बाकायदा पुरुषों की तरह कपड़े पहने और जंग के मैदान में भी उतरीं। मतलब उन्होंने हर उस परंपरा को चुनौती दी जो उनके रास्ते में आई। फिर दौर आया बलबन का। उनका मानना था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर की छाया है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनाई रक्त और लौह की नीति, जिसका मतलब बहुत सीधा था, अगर बगावत करोगे तो सजा सिर्फ एक होगी, मौत। और कमाल देखिए, इसी क्रूरता और कड़े अनुशासन ने उस बिखरते हुए साम्राज्य को एक बार फिर से संभाल लिया। चलिए अब सल्तनत के सबसे दिलचस्प दौर में चलते हैं, महत्वाकांक्षा का युग। ये वो वक्त था जब खिलजी और तुगलक जैसे सुल्तान आए। इनके सपने बहुत बड़े थे, इनके प्रयोग बहुत साहसी थे, और यही वो चीजें थीं जो सल्तनत को उसकी बुलंदियों पर ले गईं। और सच कहें तो ढलान की शुरुआत भी यहीं से हुई। और इस युग का सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे ताकतवर सुल्तान। वो खुद को कहता था सिकंदर ए सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। सोचिए जरा, उसकी नजर सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं थी, वो तो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। और इस बड़े सपने को सच करने के लिए उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज भी इतिहास में याद किए जाते हैं। तो इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे उठाया जाए? इसके लिए खिलजी ने एक कमाल की, या कह सकते हैं एक क्रांतिकारी बाजार नियंत्रण नीति लागू की। उसने गेहूं, चावल, घी, हर एक चीज का दाम फिक्स कर दिया। कोई उससे ज्यादा पर बेच ही नहीं सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? कम से कम खर्चे में एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना, जो उसकी सत्ता की असली रीढ़ थी। खिलजी के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, शायद इतिहास के सबसे ज्यादा विवादित सुल्तानों में से एक। कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते थे, तो कुछ पागल। उन्होंने 2 बहुत बड़े प्रयोग किए। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, और दूसरा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाना। देखिए, आइडियाज दोनों ही अपने वक्त से बहुत आगे के थे, लेकिन उनको लागू करने का तरीका इतना खराब था कि वो सल्तनत के लिए एक तरह से विनाशकारी साबित हुआ। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सुल्तान और उनकी नीतियां ही तो सब कुछ नहीं थी, है ना? असली सवाल तो ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर रोजमर्रा के स्तर पर चलता कैसे था? तो चलिए अब जरा सल्तनत के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि इसकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक मशीनरी काम कैसे करती थी। सल्तनत को चलाने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। सेना के लिए अलग डिपार्टमेंट, विदेशी मामलों के लिए अलग, खेतीबाड़ी के लिए अलग, यहां तक कि गुलामों के लिए भी एक अलग विभाग बनाया गया था। ये चीज साफ दिखाती है कि यह साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चल रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था। और सल्तनत की ताकत सिर्फ उनकी सेना या प्रशासन में नहीं, उनकी इमारतों में भी दिखती थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है कुतुब मीनार। यह सिर्फ एक ऊंची मीनार नहीं है, यह भारत में एक नए आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के दौर की शुरुआत का एक जोरदार ऐलान था, जिसे शुरू ऐबक ने किया और पूरा इल्तुतमिश ने।
और ये विकास रुका नहीं। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा बनवाया, ज़रा उसे देखिए। इसकी जो बारीक नक्काशी है, इसकी जो शान है, वो पहले की इमारतों से कहीं ज़्यादा है। ये एक जीता जागता सबूत था कि सल्तनत अब और भी ज़्यादा अमीर और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम सल्तनत के आखिरी अध्याय पर आ गए हैं। वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने इस इतने मजबूत साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और आखिरकार इसे जमीन पर ला गिराया। 1398 ये साल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। इसी साल तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया, एक ऐसा क्रूर हमला जिसने दिल्ली को लूटा, तबाह कर दिया और सल्तनत की कह लीजिए कि कमर ही तोड़ दी। ये एक ऐसा जख्म था जिससे सल्तनत फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई। और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1526, जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना थी, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया बाबर, जिसकी फौज छोटी थी पर बहुत अनुशासित थी। और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो पहले यहां किसी ने नहीं देखा था, तोपें। तो ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये दो टेक्नोलॉजी और दो अलग अलग युगों की टक्कर थी। और नतीजा वही हुआ जो होना था। बाबर की तोपों के सामने लोधी की विशाल सेना टिक नहीं सकी। इब्राहिम लोधी जंग के मैदान में ही मारा गया, और उसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या कोई भी कहानी पूरी तरह से खत्म होती है? सल्तनत तो चली गई, लेकिन उसकी बनाई हुई प्रशासनिक व्यवस्था, उसका आर्किटेक्चर, उसकी संस्कृति, उसकी एक गहरी छाप हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए रह गई। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बाबर ने एक नए साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो उसे दिल्ली सल्तनत से विरासत में आखिर क्या क्या मिला? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।